मेरी आवाज आ रही है? आप सब लोगों को इरिटेशन, सबको वॉइस मेरी डिस्टर्ब आ रही है? प्लीज डू लेट मी नो। अभी ठीक होगी मेरे ख्याल में वॉइस। अरसलान, ओके। इज इट ओके राइट नाउ? अभी ठीक है? ओके, नाउ गुड, अभी ठीक होगी। ओके जी, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। ओके, तो नाउ गुड, ओके, नाउ बेटर। तो प्लीज डू लेट मी नो अगर कोई ऐसा इशू हो तो। आई होप फिलहाल जो है वो मेरी वॉइस ठीक होगी। ओके, तो आज हम जो है वो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल को पढ़ेंगे। हेगल बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर है। कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे मुश्किल फिलोसफर जो है वो फ्रेडरिक हेगल है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। तो आज पता चल जाएगा। ये भी वो कहते हैं ना, मिथ जो है वो उसको ब्रेक कर देंगे हम। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी फिलोसफर है। और मेरे ख्याल में अब हंसे ना इस फिलोसफर पे, मुझे लगता है आप लोगों के जो आजकल के हालात चल रहे हैं। तो देखते हैं इसके क्या आइडियाज हैं, किस तरीके से हैं, इसके क्या कंट्रीब्यूशन हैं, उसको देखेंगे। आई थिंक आई हैव अलाउड यू। ओके, ओके, आई हैव अलाउड। ओके, तो आज जो है हम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल को पढ़ेंगे, जो कि 1717 और 1831 के अंदर जो है वो जो है फौत हुए, और 1717 को ये पैदा हुए। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इसका। अगेन आई एम सेइंग कि कहते हैं कि ये मुश्किल है फिलोसफर जो है, बट आज हम देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इसकी हम लाइफ वर्क्स एंड अप्रोच को जरा देखेंगे। आज आपको एक नई अप्रोच का पता चलेगा। नहीं, कहाँ है, पहले भी हमने देखी है तकरीबन। खैर, कहते हैं नई अप्रोच है इसकी, उसको हम देखेंगे। और फिर जो है हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे जरा, कि उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक वॉर्स जो थी, उसका क्या है रोल है, और जो जर्मनी की कंडीशंस क्या थी उस टाइम पे, और एंटी रैशनलिस्ट रिएक्शन जो यूरोप में था वो क्या था। इसको आज देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है इसका, काफी नई चीजें आपको पता चलेंगी, जिसकी कल हम डिबेट कर रहे थे पिछली क्लास में। मैं बता रहा था ना आप लोगों को, कंजर्वेटिज्म, रेवोल्यूशनरी कंजर्वेटिज्म, रेडिकल, उसमें मैं बता रहा था कुछ चीजें। तो आज वो चीजें मजीद आपकी जो है वो क्लियर हो जाएं। इसकी बड़ी मशहूर है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, उसको देखेंगे, हिस्ट्री को ये कैसे देखता है। और इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जो है डायलेक्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। डायलेक्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, ये प्योर जो है वो हेगल की तरफ जाता है कंट्रीब्यूशन के। उसने पहले ये कॉन्सेप्ट दिया, डायलेक्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जदलियात कहते हैं इसको मेरे ख्याल में। एंड आइडिया ऑफ स्टेट एंड नेशन के बारे में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिविजुअल एंड स्टेट, यानी कि आइडिया ऑफ फ्रीडम देखेंगे क्या है इसका। स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बात होगी। छोटे से टॉपिक्स हैं ये। आइडिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे, ये उसको किस सेंस में देखता है। और बाद में हम क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे इसका, या प्रैक्टिकल जो रेलेवेंस है, या इसकी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं फिलोसफी की, उसको देखेंगे। तो इसका जो आइडिया ऑफ डायलेक्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री और जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और ये दोनों समझ आएंगी तो हमें बाकी चीजें ऑटोमेटिकली इसकी समझ आ जाएंगी। तो कुछ नई चीजें आपको आज जो है वो सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आसान से आसान अल्फाजों में आपको समझाऊं, ताकि जो हिगल है, जिसको कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल फिलोसफर है, वो फिंगर टिप पे आपके ऊपर हो। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों की जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। तो लेट्स डिस्कस, इसको जरा पढ़ते हैं हम। क्या सिचुएशन है इसकी, क्या तरीके कार है, जरा इसको देखते हैं। इसके थोड़े पर्सनल लाइफ और वर्क को जरा देखते हैं, मेथड को। तो ही वॉज बोर्न इन स्टटगर्ट, प्रोशिया, पार्ट ऑफ जर्मनी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, के जो जर्मनी आज आपको नजर आता है, ये जर्मनी पहले ऐसे नहीं था। ये जर्मनी जो है इससे पहले डिफरेंट एरियाज के अंदर डिवाइडेड था। ये एक बड़ी कॉन्फिडरेशन होती थी। यानी कि बड़ा पूरा सा एक हिस्सा होता था ऐसे, और उस हिस्से के अंदर छोटे छोटे डिफरेंट स्टेट्स होती थी। ये सारी मिलके जो है वो जर्मनी बनाती थी। इसके अंदर पर्शिया भी होता था, इसके अंदर ऑस्ट्रिया भी होता था। ठीक है, और इसके अंदर छोटी छोटी और भी स्टेट्स होती थी। तो ये आप में से जिन लोगों का, अगर जिन्होंने मेरा यूरोपियन हिस्ट्री का जो है वो सेशन मेरा जिन्होंने लिया, जिनका ऑप्शनल हुआ,
तो उनमें ये मज़ीद मैं डिटेल से जो है इसको पढ़ाता हूँ। फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये जो जर्मनी है, ये जर्मनी 1787 1871 1871 में जर्मनी यूनिफ़ाई हुआ था। पहले जर्मनी छोटे-छोटे हिस्सों में बँटा हुआ था। तो ये पर्शिया, ऑस्ट्रिया और दूसरी लोगों ने मिल के 1871 में जो है बिस्मार्क ने जो है इसको यूनाइट किया था जर्मनी को, ठीक है? 1871 के अंदर। तो जिस दौर में ये हेगल था वहाँ पे उस टाइम पे जर्मनी यूनिफ़ाई नहीं था। उस टाइम पे ये पर्शिया जर्मनी का एक ही हिस्सा था, ठीक है? तो इसको माइंड में रखना है आप लोगों ने जो ये बातें आगे चलेंगी आप इसको थोड़ा मैंने क्लियर कर दूँ आपको। ओके, so he part of Germany at that time and he thoroughly studied theology. पीएचडी इसने थियोलॉजी में की थी। थियोलॉजी कहते हैं इलहियात का इल्म जिसे कहते हैं यानी द नॉलेज अबाउट द रिलिजन, ठीक है? तो आपको इसकी फिलॉसफी में भी रिलिजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता नज़र आएगा। एंड ही वाज़ द प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ जीना यानी पर्शिया के अंदर। ये जो था वो एक प्रोफेसर था एंड ही वाज़ इन जीना व्हेन ही सॉ नेपोलियन जीना के अंदर था जब ये इसने नेपोलियन को देखा था, ठीक है? ओके, तो he was in Jena when he saw Napoleon on riding horse and said word soul riding. तो ये जीना में था फ्रांस और जर्मनी की जो है फ्रांस और पर्शिया की आपस में जंग हुई थी जो कि फ्रेंच ये जो था वो इससे था ओके सॉरी तो ये जो है फ्रांस और पर्शिया की आपस में जंग हुई थी तो उसमें जो है पर्शिया जो है वो हार गया था फ्रांस जीत गया था जिसमें नेपोलियन उसको लीड कर रहा था तो ये उस टाइम पे जीना के अंदर था ये प्रोफेसर था ये देख रहा था जाते हुए जब नेपोलियन अंदर आया जीना में तो ये अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकला उस टाइम पे पढ़ा के ठीक है क्या बात है वाह ओके तो तो ये जब बाहर गया तो अपनी क्लासेस लेके बाहर गया तो नेपोलियन ने चूँकि नया-नया फ़तह किया था जीना को तो ये वहाँ से जीना से जा रहा था नेपोलियन, तो जब वो घोड़े पे बैठा हुआ था तो इसने कहा था वर्ड सोल राइडिंग ये ये नेपोलियन से बड़ा मुतासिर था। वर्ड सोल राइडिंग का इसने कहा था, ये वर्ड सोल राइडिंग क्या है? ये पूरा आइडिया जो है इसकी फिलॉसफी में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इनिशियली इसने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1779 में आया था उसको सपोर्ट किया और बाद में ये उसका मुखालिफ बन गया, ठीक है? तो इसको भी ज़रा कॉन्टेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी देखता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? कि क्या था ये। इसके अगर वर्क्स की बात करें हम, तो इसके वर्क्स में हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, वो इसकी थी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट इसकी बुक है, द साइंस ऑफ लॉजिक ये इम्पोर्टेंट बुक है, एमसीक्यूज़ में कभी-कभी आती है। Encyclopedia of Philosophical Science, The Philosophy of Social Science and Law, The Philosophy of History ये भी इम्पोर्टेंट बुक है कभी आती है लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन ये भी इसकी बुक है ये 6 बुक्स हैं 6 में से ये 2 बड़ी मशहूर बुक्स हैं द लॉजिक ऑफ द साइंस ऑफ लॉजिक एंड द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है ये एमसीक्यूज में कभी भी आ सकता है इसके अगर मेथड की बात करें तो ये मेथड आपको थोड़ा सा यूनिक नजर आएगा कहते हैं लोग यूनिक है बट मेरे ख्याल में यूनिक नहीं है इतना जैसे कि ही वाज एंटी रैशनलिस्ट एंड एंटी रेवोल्यूशन टू रिमेंबर ही वाज एंटी रैशनलिस्ट एंड एंटी रेवोल्यूशन तो जो रैशनलिज्म था आपको पता है एज ऑफ रीजन में रैशनलिज्म चल रहा था जब इनलाइटनमेंट आई थी हॉब्स था लॉक था ठीक है ये दोनों क्या थे ये रैशनलिस्ट थे और मॉन्टिस्को था ये भी रैशनलिस्ट था और उससे पहले जो आपको नजर आता है मैकेवली है या थॉमस हॉब्स है ये सारे रैशनलिस्ट थे ठीक है इम्पीरियलिस्ट एंड रैशनलिस्ट थे ये सारे लोग तो ये जो था उस पे जो अटैक किया था कि वो तो किया था रूसो ने आके रूसो ने भी अपोजिशन की रैशनलिज्म की और उसने रोमांटिसिज्म को जो है वो प्रमोट किया इसी तरीके से ही वाज आल्सो एंटी रैशनलिस्ट एंड एंटी रेवोल्यूशन तो ये रैशनलिज्म के भी खिलाफ था और रेवोल्यूशन के भी खिलाफ था तो जो पहले तो सपोर्ट किया था इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बट ये उसके अगेंस्ट बन गया अभी क्यों हुआ ये भी पूरा एक हिस्सा है जिसको हम देखते हैं आगे तो ही वाज इन आइडियलिस्ट तो ये क्या था ये आइडियलिस्ट था बिल्कुल इसी तरीके से जैसे प्लेटो था। तो आइडियलिस्ट क्या बिलीव करते हैं? आइडियलिस्ट बिलीव यस बिल्कुल अज़ीम बिकॉज़ ऑफ हिज़
थियोलॉजिकल जो स्टडीज़ थी उसकी वजह से ही ये सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि ये मज़हब पढ़ रहा था, मज़हब में तकरीबन जो चीज़ें हैं वो आइडियल होती हैं, तो ये उस हिसाब से, ठीक है? तो आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन मटीरियल थिंग्स, ही बिलीव कि जो आइडिया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जो आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं। आइडियाज़ आर इंडिपेंडेंट, नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मेन फॉर देयर ओन पर्पसेस एंड मटीरियल थिंग्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ आइडियाज़। इसको समझें, ये मेथड इसका आइडियल था। ही बिलीव्ड कि आइडियाज़ ही सब कुछ है। ये मानता था कि पहले दिमाग में आइडिया आता है और उस आइडिया के बेस पे हम नई चीज़ें बनाते हैं और उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो वो बिलीव करता था कि आइडिया बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और आइडिया क्या है? आइडिया एक मेंटल इमेज होता है, जो माइंड में आपको आता है। वो मेंटल इमेज होता है। आइडिया इज़ अ मेंटल इमेज। तो ये बिलीव करता था कि जो आइडिया है, वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि सिंपल सा मिसाल देता हूँ, ये बिलीव करता था कि भई ये दुनिया अगर चल रही है, हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, कल्चर बनाए हैं, सिविलाइज़ेशंस बनाई हैं, मॉडर्न जो है वो टेक्नोलॉजी बनाई है, एडवांसमेंट की है साइंस ने, ये सिर्फ़ एक ही वजह से है और वो सबब है आइडिया। कि इंसान को आइडिया पहले आया, उस आइडिया के बेस पे इसने अपनी चीज़ें बनाई। सिंपल मिसाल मैं आपको दे दूँ इसका, कि जहाज़ इंसानों ने क्यों बनाया? अगर आइडियल अप्रोच में देखें तो वो बिलीव करेंगे कि इंसान ने उड़ते हुए परिंदों को देखा था, तो उसके दिमाग में पहले वही आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा कोई जहाज़ बनाया जाए। तो ये कहता है आइडिया इम्पोर्टेंट है, पहले आइडिया आया है। आप भी देखते हैं, कोई भी चीज़ जब कर रहे होते हैं तो पहले कभी-कभी आपको आइडिया आता है, तो आप उस आइडिया के बेस पे चीज़ें अपनी करते हैं। सिमिलर निस इस यहाँ पे भी है, वो कहता है कि आइडियाज़ इम्पोर्टेंट है। आइडियाज़ को अगर समझेंगे तो बाकी चीज़ें होंगी। अगर आइडियाज़ को नहीं समझेंगे तो हम बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें तो सिर्फ़ मैनिफेस्टेशंस हैं। एक्चुअल काम तो आइडिया करता है, वो इमेज करता है जो आपके माइंड के अंदर आता है। अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग। तो ये आइडियल अप्रोच थी। आइडियलिस्ट कैसे बिलीव करते हैं? वो बिलीव रखते हैं कि पहले आइडिया आता है और हम उस आइडिया को फ़ॉलो करके दूसरी चीज़ें बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मटेरियल चीज़ें आती हैं, फिर आइडिया आता है, नो। दे बिलीव के पहले आइडिया है। इंसान माइंड में कुछ सोचता है, सोचने के बाद कोई चीज़ें करता है। ये उसकी अप्रोच है और उस अप्रोच को हम देखेंगे पूरा, कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ करेंगे उसको कि ये क्या है आइडियल अप्रोच। अभी ज़रा इसके कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है। इसको ज़रा समझेंगे तो थोड़ा आपको चीज़ें पता चलेगी। येस, द बेस इमरान बिल्कुल ठीक है। बेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑन ऑन आइडिया। जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं वो आइडिया के बेस पे हैं, आइडिया के अलावा कुछ भी नहीं है, ये बिलीव रखता है। आइडियलिस्ट ऐसे ही सोचते हैं हमेशा। वो कहते हैं आइडियाज़ पहले आना ज़रूरी है और उन्हीं आइडियाज़ को बाद में फॉलो किया जाता है। अभी ज़रा कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है। मैं आपको बता रहा था हमेशा और हमारी डिबेट यही रही है पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, वो बेसिकली बिलीव करती है कि स्टेट की ओरिजिन, स्टेट के पर्पस, इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चंस के ऊपर पूरी फिलॉसफी जो है वो बेस करती है। और हमने देखा कि हर किसी ने अपनी अप्रोच के तहत-तहत इन सारे क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर किए हैं। सिमिलरली हम जो है वो हेगल के अंदर भी ऐसे ही देखें, हीगल भी ऐसे ही करेगा। हीगल भी इन्हीं क्वेश्चन के आंसर करेगा अपने पर्सपेक्टिव के अंदर। स्टेट वजूद में कैसे आई? स्टेट का पर्पस क्या है? इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन क्या होना चाहिए? उसका भी यही रीज़न है। अब इसका उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी, उसका मेथड डिफरेंट होगा जैसे कि हम सबका करते हैं। तो इसको अगर देखें, तो हमें पता चलता है कि ये एनलाइटनमेंट मूवमेंट जब पीक पे थी, ये उसके बाद आता है, इसका जन्म होता है, यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर 1831 में तो ये फ़ौत हो रहा है, तो मतलब 80s के दौर में इसने अपनी पीक देखी है अपनी फ़िलॉसफ़ी की। और 80s के अंदर ही जो एनलाइटनमेंट मूवमेंट है, वो बड़े अरूज पे थी। जैसे हमने कल पढ़ा बेंथम और मिल के अंदर के जैसे ही क्या कहते हैं, एनलाइटनमेंट आइडियाज़ आई, एनलाइटनमेंट आई, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडियाज़ आए, तो एक यूरोप में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस वहाँ पे बरपा हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे साइंस ने एडवांसमेंट की और साइंस के एडवांसमेंट से नेचुरल लॉज़ को दरियाफ़्त किया गया
और उन नेचुरल लॉज के बेसिस पे डिफरेंट मशीनें बनाई गई, स्टीम इंजन बनाए गए और उसका रीज़न क्या हुआ कि बाद में यूरोप जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जो है वो तरक्की करके चला गया। तो ये यूरोप की पूरी कंडीशन थी। इसी सिचुएशन में हम एक और बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं और वो डेवलपमेंट में हम मैंने पढ़ाई भी है आपको। ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन थी, इसको जो एज ऑफ रीज़न थी, इसको द एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्योंकि इसके आइडियाज़ इतने रेवोल्यूशनरी थे कि हमें अच्छे खासे जो रेवोल्यूशन है वो इसी दौर में मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन रेवोल्यूशन लॉक से मुतासिर होके दिया गया था। इसी के साथ-साथ ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो आपका ब्रिटेन में आया था, इन्हीं लॉक के आइडियाज़ से मुतासिर था। सिमिलरली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 में, वो भी इन्हीं आइडियाज़ से आया था। यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी, पर्टिकुलरली जो लॉक की थ्योरी थी या जो रूसो की थ्योरी थी, उन थ्योरी से ये रेवोल्यूशंस आए थे और उस रेवोल्यूशन में यूरोपियंस बड़े खुश थे। वो कह रहे थे कि भई जान छुटी, ये जो बड़े एब्सोल्यूट मोनार्क्स बैठे हुए हैं, इनका तो पत्ते कट गए। तो वो बड़े खुश थे उस टाइम पे। पर रीज़न क्या होता है? सबब ये होता है कि वही रेवोल्यूशन नाइटमेयर बन जाते हैं उन यूरोपियंस के लिए। वही यूरोपियंस एक ड्रैकोलियन रेवोल्यूशंस का रूप धारते हैं आखिर में जाके, क्योंकि उनके जो नतीजे निकले वो बड़े खतरनाक थे। वो चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन था, बाद में सिविल वॉर हुई, कितने लोग मारे गए। इसी तरीके से ग्लोरियस रेवोल्यूशन तो चलो चुपके से चुप ही हो गया। बट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसके भी जो नतीजे थे वो बड़े भयानक थे, बड़े गंदे नतीजे थे। और यही रीज़न था कि वहाँ पे कुछ रिएक्शनरी फोर्सेस ने जन्म लेना शुरू किया यूरोप में। यानी वो फोर्सेस जो बाद में उन रेवोल्यूशंस की मुखालफत में उतर आई। क्या रीज़न था उनकी मुखालफत में उतरने का? और कोई नहीं था। मेन रीज़न ये था कि जब एक दफ़ा रेवोल्यूशन आ जाता है ना, जब एक रेडिकल चेंज आ जाता है, उसके बाद उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये ब्लड ब्लड चीज़ें हो जाती हैं और बड़ा गंद चलता है आगे। अब ये यूरोप में सिचुएशन चल रही है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपने हेगल को देखना है, कि हेगल कहाँ पे चीज़ों को कैसे लेके चलेगा। तो एनलाइटनमेंट आइडियाज़ जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट था या लिमिटेड गवर्नमेंट का कांसेप्ट था या इंडिविजुअलिज़्म था। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, जो इंडिविजुअल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम होनी चाहिए, मिनिमम इंटरवेंशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की। ये सारे आइडियाज़ एनलाइटनमेंट के अंदर मिले थे। ब्रॉट फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, इन्होंने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है वो ट्रिगर किया और वहाँ के लोग जो थे वो जनाब खड़े हो गए वहाँ किंग के साथ। जो लुई 14 था किंग, वहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया था कि किंग लुई 14 था, वो वहाँ पे खड़ा हो गया। लुई 14 एब्सोल्यूट मोनार्क था, जो कि मुतासिर था ऑस्ट्रियन किंग से। आई एम द स्टेट, वो कहता था मैं स्टेट हूँ, जो चीज़ मैं बनाऊँगा वही सब कुछ होगा। मेरे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा कहीं पे। साइड पे जाके उसने अपना एक वर्साइल में बड़ा महल भी बनाया वहाँ जाके। और वहाँ पे फ्रांस के अंदर जो है वो 3 किस्म के ग्रुप्स भी रहते थे। जो टॉप पे होते थे वो बादशाह होते थे, क्लर्क्स होते थे, फिर नीचे नोबिलिटी होती थी और लास्ट में कॉमन पीपल होते थे। तो कॉमन पीपल पे टैक्सेशन भी आना और भी बड़े ज़ुल्म-मज़ालिम होते थे। ज़्यादा तादाद भी उन्हीं लोगों की होती थी। और वहाँ पे जब ये रूसो और जब लॉक के आइडियाज़ आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लाइफ, लिबर्टी जो है, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, यही जब आइडियाज़ वहाँ पे आए, तो वहाँ के लोगों का दिमाग फिरना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन इज़ नेसेसरी, क्योंकि हमारे ऊपर ये एब्सोल्यूट मोनार्क क्यों रूल करेगा? और यही वो आइडियाज़ थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है वो ट्रिगर किया 1789 में। लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल आके उन्होंने जनाब किंग लुई को भगा दिया। और भगाने के बाद उन्होंने कहा कि अभी जो आइडियल सिचुएशन थी कि भई हम अपनी हुकूमत होगी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक होगी, कोई वो नहीं होगा, हम मज़े से रहेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? बिकॉज़ revolutionary were rationalists who believed that through reason natural law could be discovered and betterment of people was possible। क्योंकि उसको सपोर्ट तो सारे रैशनलिस्ट कर रहे थे। एम्पिरिसिस्ट कर रहे थे, फिलॉसफर थे कि भई रेवोल्यूशन को आने दो, लोग सयाने हैं, लोग अपनी अकल के साथ चीज़ें मैनेज कर लेंगे और लोग एक बड़ी प्रॉस्पेरस लाइफ गुज़ारेंगे रेवोल्यूशंस के बाद, इन सारे बादशाहों को भगा के। ये सारे उनको सपोर्ट कर रहे थे, लॉक जैसे लोग।
So they believed that history is moving, forget past, and concern should be future, and man has capacity to build its own world. वो बिलीव रखते थे कि भाई इंसान खुद सोचता है, इंसान रेशनल है, इंसान अक्लमंद है, इंसान को पता है नुकसान क्या है, फायदा क्या है। तो इंसान अपनी फ्यूचर खुद डिसाइड कर लेता है, इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता है। ये रैशनलिस्ट बिलीव रखते थे, ये एम्पिरिसिस्ट बिलीव रखते थे उस टाइम पे। लॉक और हॉब्स और ये जो रूसो जैसे लोग थे, ये बिलीव रख रहे थे उस टाइम पे। इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान के बस में है चीजें करना। हिस्ट्री को इंसान अपने तरीके से मूव करा है और इंसान बड़ी प्रॉस्पेरस लाइफ गुजार सकता है, ये बिलीव करते थे। और यही चीजें ट्रिगर कर रही थी लोगों को कि चलो भी इनकलाब लाएं, यानी कीड़ा जगा रही थी लोगों के अंदर, इनकलाब लाना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ नेचर राइट, ठीक है, कौन सी थ्योरी ऑफ नेचर राइट्स थी? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो लॉक ने दी थी। प्रोवाइडेड इंडिविजुअल फ्री टू थिंक इन डिबेट, डिसाइड। ये चीजें किसने पैदा की थी? ये उसी थ्योरी ने पैदा की। ये वही थ्योरी थी जिसने ये सारी चीजें पैदा की थी उसके अंदर, कि भाई क्या किया जाए। वो बिलीव करते थे कि भाई जो इंसान है खुद डिसाइड कर सकता है, इंसान सारी चीजें खुद कर सकता है, तो इससे अच्छा है कि इंसान को आप फ्री छोड़ दें, इंसान खुद सोचे, इंसान को जो कुछ करनी है वो खुद करेगा। ये उस टाइम के जो रैशनलिस्ट थे ना, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थे, ये सारे लोग यही उस टाइम पे सोच रहे, and they all were doing that. They all were advocating that कि लोग बाहर निकलें, इनकलाब के लिए आए। ये इनकलाब की एक, वो कहते हैं ना, तरंग जगा रहे थे लोगों के अंदर। और ये आइडियाज बड़े अपीलिंग थे, लोग वाकई मुतासर हो रहे थे। वो तो धड़ाधड़ कह रहे थे भाई इनकलाब आएगा, खून से आएगा, ये आएगा, वो आएगा। बट देखते हैं होता क्या है। हुआ क्या? हुआ ये कि बट द आइडियाज ऑफ चेंज आफ्टर रेवोल्यूशन, यस, उकसा रहे थे बिल्कुल अब्दुल नबी, गुड। So, but the ideas of change after French Revolution were attacked when Napoleon Bonaparte took the control of France and he started Napoleonic Wars and occupied most of the Europe, including Germany, on the slogan of change, liberty, equality, and fraternity. ये जनाब यहाँ पे जो है वो क्लाइमेक्स आ जाता है। बड़े लोगों ने किए कि भाई इनकलाब, इनकलाब। 1789 में इनकलाब आ भी गया, रेवोल्यूशन फ्रांस में। और जैसे ही इनकलाब आया, तो उस इनकलाब में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। और तो उन इंस्टेबिलिटी का जो फायदा उठाया वो नेपोलियन ने उठाया। नेपोलियन जो है वो फ्रांस के अंदर खुद को डिक्टेटर बना के बैठ गया। और डिक्टेटर बनाने के बाद खुद को जनरल बना के बैठ गया। जनरल बनाने के बाद खुद को इम्परर बना के बैठ गया। और इम्परर बनाने के बाद इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो पूरे यूरोप को दोबारा फतह कर दिया। यानी वो यूरोप जो डर रहा था पहले, इन्हीं लोगों से तो डर रहा था ना, यूरोपियंस जो थे। वो एम्परर से ही तो वो अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहे थे, वो डेमोक्रेटिक चीजें ही तो चाहते थे। बट उस जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट, देखिए इंस्टेबिलिटी तो क्रिएट होती है, जब भी रेवोल्यूशन होता है तो इंस्टेबिलिटी तो क्रिएट होती है, ये तो हकीकत है। आप कंप्लीटली नॉर्मली तो चीजें नहीं रहती है ना, फिर उसमें मार धाड़ तो होती है, बिगड़ तो जाता है, कत्लेआम तो होता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ था, बहुत ही ज्यादा कत्लेआम हुआ था। उसकी एक अलग स्टोरी है, और मैंने बिल्कुल कट करके आपको बताया कि वो जो रेवोल्यूशन जिस मकसद के लिए लाया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी, वो पूरा नहीं हुआ। क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, डेमोक्रेसी तो आई नहीं। नेपोलियन दोबारा आके एम्परर बन के बैठ गया, बिल्कुल ऐसा जैसे लुई 14 था। और इसने थोड़ा तरीकेकार अपना चेंज किया, वही पावर लेके अपने पास बैठ गया। और उसने जनाब नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट कर दी। तो उसने तकरीबन 1802 में वो इक़्तिदार में आया। और 1814 या 15 के अंदर, यानी 15 सालों के अंदर, 10 से 15 सालों, 12 से 13 सालों के अंदर नेपोलियन ने तकरीबन यूरोप को फतह कर लिया था। तकरीबन यूरोप को फतह कर लिया, उसको दोबारा फ्रांस का हिस्सा बना दिया, उसमें जर्मनी भी शामिल, जर्मनी भी उसी के अंदर ही था। ये नेपोलियन कर रहा था। तो यही वो किस्सा था जिसको जो है हेगल ने देखा था कि वर्ड सोल राइटिंग। जब इसने देखा था ना कि नेपोलियन जा रहा है, तो वर्ड सोल राइटिंग का मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि इतनी दुनिया को फतह करने वाला बंदा यहाँ पे जा रहा है। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम, ही वाज इम्प्रेस्ड फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इस वजह से उसे कह रहा था। तो सच डेवलपमेंट्स
discredited the main principles of revolution and disillusioned many people. उन रेवोल्यूशंस के बाद जैसे ही नेपोलियन आया तो काफ़ी लोग डिसइल्यूज़न्ड हुए। काफ़ी लोगों को पता चला कि हम गलत थे। रेवोल्यूशन की बात हम बहुत गलत कर रहे थे। वो जो ऑर्डर चल रहा था वो ठीक था। ये जो नया ऑर्डर आया है ये तो उससे ज़्यादा तबाही वाला है। Got it? So then therefore a new philosophy emerged in Europe which emphasized past status quo and opposed any change. तो वहाँ पे एक नई आइडियोलॉजी ने जन्म लिया, जिस आइडियोलॉजी का मकसद था कि भई कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम माज़ी में जैसे रहते थे वैसे ठीक हैं, स्टेटस को रहना चाहिए और कोई रेवोल्यूशन नहीं आना चाहिए। उसको कहा गया कंज़र्वेटिज़्म, कंज़र्वेटिज़्म। ये एक नई फिलॉसफी ने जन्म लिया, कंज़र्वेटिज़्म। व्हाट डज़ मीन बाय कंज़र्वेटिज़्म? कंज़र्वेटिज़्म का मतलब ये होता है कि दोज़ पीपल हू अपोज़ एनी चेंज, हू वांट टू लिव इन अ स्टेटस quo पोज़ीशन, दे डू नॉट वांट एनी रेवोल्यूशन। उसको हम कंज़र्वेटिव कहते हैं, कंज़र्वेटिव। तो आप में से भी काफ़ी लोग कंज़र्वेटिव हैं, मैं भी खुद को कहता हूँ कि आई एम आल्सो कंज़र्वेटिव टू सम एक्सटेंट। ठीक है? ओके। ये देखें नहीं, मॉडर्निटी मॉडर्निटी को अज़ीम मॉडर्निटी को कंज़र्वेटिव्स नहीं करते हैं, ये भी ज़रा मैं क्लियर करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? ईच सच डेवलपमेंट, यानी कि जो ऊपर की डेवलपमेंट्स हो रही थी ना, कि लोग तो ये सोच रहे थे कि भई रेवोल्यूशन आएगा और हमें आज़ादी मिलेगी, हम डेमोक्रेटिकली लोगों को इलेक्ट करेंगे अपने उसको, ये सारी चीज़ें। तो हुआ क्या? हुआ ये कि वो चीज़ें हुई नहीं। नेपोलियन जैसे आ गया और नेपोलियन जैसे आया तो पता चला कि भई वो तो चीज़ें हैं पूरी नहीं हुई। हम तो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हम तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे। नेपोलियन तो फिर एम्परर बन के बैठ गया जैसे लुई बैठा था। तो लोग डिसइल्यूज़न्ड हो गए। लोग इन अदर सेंस तंग आ गए। लोग फेड अप हो गए। उन रेवोल्यूशन से, मार-धाड़ से, सारी चीज़ें, कुछ सेटअप नहीं हो रहा था, इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है? तो वहीं से लोगों ने एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया और वो आइडियोलॉजी क्या थी? वो आइडियोलॉजी थी कंज़र्वेटिज़्म। कि पीपल बिकेम कंज़र्वेटिव। वो कह रहे थे नहीं भई पास्ट ठीक है, स्टेटस को ठीक है। ये कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। हम यहीं पे रहें जैसे रह रहे हैं वही ठीक है। ये एक नई आइडियोलॉजी थी जिसको कंज़र्वेटिज़्म कहा गया। कंज़र्वेटिज़्म। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अभी क्वेश्चन आता है कि कंज़र्वेटिज़्म है क्या बेसिकली? हम ये समझते हैं कि भई कंज़र्वेटिव का मतलब होता है कोई पुराने दौर में रहने वाला ऐसा-वैसा, नॉट एट ऑल। प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम दिस टर्मिनोलॉजी। ये काफ़ी कन्फ्यूज़ करती है लोगों को। मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि मैं कंज़र्वेटिव हूँ। मतलब पर्सनली तौर पे आइडियोलॉजिकली अगर देखूँ, आई एम टू सम एक्सटेंट कंज़र्वेटिव। व्हाट डज़ मीन बाय कंज़र्वेटिव? कंज़र्वेटिव का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि दोज़ पीपल जी, अभी मैं आता हूँ इस पे। कंज़र्वेटिज़्म का मतलब क्या होता है? कंज़र्वेटिव वो होता है कि नंबर 1, कंज़र्वेटिव्स आर एम्पिरिसिस्ट। प्लीज़ टू रिमेंबर, ठीक है? येस, रिलक्टेंट टू चेंज होता है। सडन चेंज को भी जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। सडन चेंज को भी नहीं मानते ये लोग, रेवोल्यूशन को भी नहीं मानते ये लोग, ठीक है? ये स्टेटस quo पे भी बिलीव रखते हैं, ये पास्ट में रहने पे भी बिलीव रखते हैं, बट व्हाई? रीज़न क्या होता है इनके पीछे? इनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है गाइस, कंज़र्वेटिव आर एम्पिरिसिस्ट। कंज़र्वेटिव्स हमेशा एम्पिरिसिस्ट होता है। एंड व्हाट डज़ मीन बाय एम्पिरिसिस्ट? एम्पिरिसिस्ट वो इस वजह से होता है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है पास्ट को और वो उस एक्सपीरियंस के बेस पे कहता है कि पास्ट ठीक है और उस स्टेटस को में जो चेंजिंग आएगी वो तबाह व बर्बाद कर देगी। तो वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा होता है। तो कंज़र्वेटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली एम्पिरिसिस्ट होते हैं। उनमें एम्पिरिसिज़्म का एलिमेंट होता है। वो ऐसे हवा में चीज़ें नहीं छोड़ रहे होते हैं। मैं सिंपल सा आपको मिसाल बताता हूँ इसका, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। आपके पेरेंट्स हैं, अगर उनको आप कहेंगे कि आई वांट कि मैं लव मैरिज करूँ। अभी आप में से काफ़ियों के हो सकता है लिबरल हों जो पेरेंट्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यू विल सी वो कहेंगे नहीं, कोई नहीं लव मैरिज करनी है, मुखालफत करेंगे उसकी। व्हाई? क्यों मुखालफत करते हैं? अगर आप पूछेंगे क्यों भई क्यों मुखालफत कर रहे हैं? तो आपसे पूछेंगे यार वो फलाँ बंदा था ना उसके बेटे ने ऐसे शादी की और जनाब उसके जो वो उनकी जो है वो जैसे शादी हुई उसके बाद वो घर भी छोड़ के चला गया, बीवी ने उसको रहने नहीं दिया।
या बेटा जो है वो अपने पेरेंट्स से मुकर गया और वो छोड़ के चला गया। व्हाई दे आर कॉलिंग सो? बिकॉज़ दे हैव सच एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यस, वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। एम्पिरिसिस वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर गाँव में आप गए हैं, गाँव में आप कहेंगे कि यार मैंने कोई शादी बाहर से करनी है, जनाब गाँव के लोग तो आपको मारने के ऊपर आ जाएँगे। व्हाई? व्हाई? एक्सपीरियंस व्हाई? वो कहेंगे आपको मारेंगे, वो कहेंगे चुप करो आगे बकवास नहीं करनी है आपने। पूछेंगे भाई क्यों? किस वजह से? क्यों नहीं शादी करूँ मैं? वो कहेंगे नहीं, उनके एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि जो बाहर से शादी करके आते हैं, वो या तो लड़का यहाँ नहीं रहता है या तो वहाँ की सेटिंग नहीं होती प्रॉपर, तो वो आपको अपोज़ करते हैं। तो ये हमेशा आपको ये बड़े लोग ही आपकी ख्वाहिशों का कत्लेआम करते हैं, जिसे हम कहते हैं इन अदर सेंस, ठीक है? यस, बिल्कुल अयाज़, ठीक है? तो वो कंज़र्वेटिव होते हैं, तो इस वजह से अच्छा नंबर 1 ये। नंबर 2 ये बात होती है गाइज़ कि वो बेसिकली अपने कस्टम्स को नहीं तोड़ना चाहते, वो अपने ट्रेडिशंस को नहीं तोड़ना चाहते हैं। और ट्रेडिशंस कस्टम को क्यों नहीं तोड़ना चाहते? बिकॉज़ उन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स को एम्पिरिकली उन्होंने अपने फ़ायदे में पाया होता है। उन्होंने एम्पिरिकली अपने फ़ायदे में पाया होता है। तो वो उन कस्टम्स को स्टक करके बैठ जाते हैं, चिंबड़ जाते हैं उसको। वो छोड़ते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं उन ट्रेडिशंस को। व्हाई? बिकॉज़ एम्पिरिकली येस, दे आर एम्पिरिकली अटैच्ड टू दोज़ ट्रेडिशंस, दोज़ कस्टम्स। और यही रीज़न है कि जो कंज़र्वेटिव है, वो आपको ऐसा मिलेगा। और आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज़र्वेटिव नेशन कौन-सी है? ब्रिटेन। बर्तानिया के अंदर सबसे कंज़र्वेटिव लोग रहते हैं। तो क्या वो मॉडर्निटी को नहीं मानते? क्या वो मॉडर्न नहीं है? क्या वो सेक्युलर नहीं है? तो सेक्युलरिज़्म का या मॉडर्निटी का कोई ताल्लुक नहीं होता कंज़र्वेटिज़्म से। कंज़र्वेटिव्स एम्पिरिसिस्ट होते हैं। दे जस्ट अ हिंडर वो उसको अपोज़ करते हैं सिर्फ़, अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग। तो मैं भी इसलिए काफ़ी टाइम पे कहता हूँ कि मैं भी कंज़र्वेटिव हूँ, क्योंकि मैं भी रूरल साइड की कुछ ऐसे ट्रेडिशंस, नॉर्म्स हैं जिनको मैं ओन करता हूँ। पर्टिकुलरली जो फैमिली सिस्टम है, मतलब फैमिली के मामले में बड़ा कंज़र्वेटिव हूँ। उनके ट्रेडिशंस, रूल्स के लिए आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देम। तो जो कंज़र्वेटिव है वो ऐसे नहीं होते। तो ये कंज़र्वेटिज़्म था जो उस टाइम पे ये आइडियोलॉजी आ रही थी। अभी 40 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है? यस, बोरिस जॉनसन बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो 40 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, ये जैसे कॉल खत्म होगी तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूँगा, गॉट इट? तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो कंज़र्वेटिव नेशन है वो यूके है, ब्रिटेन में रहते हैं। एंड दे ऑल आर सेक्युलर, दे ऑल आर मॉडर्न, दे ऑल आर साइंटिफिक, दे ऑल आर पॉलिटिकली अवेयर, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ से कंज़र्वेटिज़्म जो है वो आपको जन्म लेना नज़र आता है यूरोप के अंदर, रिएक्शन बेसिकली। और वो इस वजह से उसको अपोज़ कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये जो रिवॉल्यूशन आ रहे हैं ना, चेंजिंग आती है, ये नहीं आनी चाहिए। बस, बस हो गई है हमारी। ये लोग हमेशा उस चीज़ को अपोज़ करते हैं। गॉट इट?